वही टाटा सॉल्ट जिसे हम गर्व से कहते हैं देश का नमक। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ गांधी जी का दांडी मार्च, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का सॉल्ट टैक्स, और फिर आजादी के बाद की गरीबी में आयोडीन की कमी से ढेर सारी मौतें। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखकर टाटा ने ठान लिया कि हम बनाएंगे देश के लिए सबसे शुद्ध नमक। और फिर कुछ ऐसे शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें थी साइंस, स्ट्रगल और देश का भरोसा जीतने की जिद। तो चलिए आज हम जानते हैं उस एक चुटकी नमक की कहानी जिसने भारत की सोच बदल कर रख दी। दोस्तों, भारत के इतिहास में नमक को सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की तरह नहीं देखा गया, बल्कि ये हमारी आजादी की लड़ाई का सिंबल था, जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जनता की आवाज बन गया था। असल में 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बनाया जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। रूल ये था कि अब तुम अपनी ही जमीन से निकला हुआ नमक यूज नहीं कर सकते। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने नमक पर भी टैक्स लगाकर बेसिक राइट से छीन लिया था। बस फिर क्या था, महात्मा गांधी ने इस जुल्म के खिलाफ एक बोल्ड स्टेप लिया कि अब हम अपना नमक खुद बनाएंगे और ये सॉल्ट लॉ को कभी नहीं मानेंगे। यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक आंदोलन दांडी मार्च, जिसे आज हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक करीब 350 किलोमीटर पैदल यात्रा की और समंदर किनारे पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश रूल की नींव हिलाकर रख दी थी, जिसकी वजह से हम आजादी के बाद तक नमक बनाने में तो माहिर हो गए थे, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब आयोडीन की कमी। असल में समुद्र से निकाले गए नमक में बहुत कम मात्रा में आयोडीन होता था, जिससे बॉडी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। साथ ही अक्सर लोग खुला हुआ नमक खरीद कर लाते थे, जिसमें मिट्टी, कीड़े और फंगस तक लगे रहते थे, जिसकी वजह से 1980s के टाइम एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस पूरे देश में फैल रहा था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। असल में भारत की जनता, खासकर गांव वाले इलाके, आयोडीन डेफिशिएंसी से बुरी तरह से प्रभावित थे। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, बल्कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ता था, जिसके चलते बड़ी पॉपुलेशन में घेंघा जैसी बीमारी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। इस बीमारी में गले की ग्रंथि फूल जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और तो और ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर भी सीधा असर डाल रही थी। कई बच्चों में तो क्रेटिनिज्म यानी बौनापन जैसी सीरियस कंडीशन देखने को मिली, जहां बच्चा न ठीक से बोल पाता था, न चल पाता और शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से अविकसित रह जाता था। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस बीमारी का शिकार थी। उनकी डिलीवरीज अक्सर प्रीमेच्योर होती थी, बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते थे और आगे चलकर उन्हें ग्रोथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ये सब धीरे धीरे एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा था। और फिर इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मिलकर सरकार को एक अर्जेंट रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस क्राइसिस को रोकना है तो फिर हर घर में सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट पहुंचाना होगा। लेकिन दोस्तों, चैलेंज ये था कि इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कौन लेगा